जी नमस्कार। अपना परिचय बता दूं, मैं जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया पवन कुमार सिंह। जो जिला कल्याण विभाग जो था, पहले कल्याण विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसमें अन्य कई विभाग जुड़े हुए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण इत्यादि सभी मिल करके पहले एक कल्याण विभाग के रूप में जाना जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के उत्थान के लिए 1 अप्रैल 2007 को राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कल्याण विभाग का पुनर्गठन कर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के रूप में स्वतंत्र विभाग का गठन किया गया। मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी के रूप में जिला में नामित किया गया और उस पद पर मैं पदस्थापित हूँ। आज मैं उन्हीं विभाग के बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के बारे में सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दें। तो आपने देखा कि 1 अप्रैल 2007 को राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया इस विभाग को, और उसके बाद से लगातार अनुसूचित जातियों में अत्यंत कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु वर्ष 2007 में राज्य महादलित आयोग का गठन किया गया। महादलित समुदाय सर्वांगीण विकास हेतु योजनाओं के मिशन मोड में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 7-8 में बिहार महादलित विकास मिशन का गठन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें प्रमुख योजना आज जो है आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षणिक उत्थान के लिए पूर्व से आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि पाठ्य सामग्री तथा विद्यालय के रख रखाव हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत वर्तमान में अनुसूचित जाति के 66 एवं अनुसूचित जनजाति के 21 अर्थात कुल 87 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तथा 25 नए आवासीय विद्यालय की स्वीकृति भी दी गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में से अब तक 55,713 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। आवासीय विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए वर्ष 2021-22 में दर में वृद्धि की गई तथा राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाने लगा है। इसके तहत वर्ग 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को भोजन तथा जलपान हेतु 2300 रुपया प्रति माह, तेल साबुन सर्फ दवा इत्यादि हेतु 7500 रुपया प्रति माह, बेड शीट तकिया चादर आदि हेतु 1200 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पठन पाठन सामग्री एवं वर्ष 1 से 5 तक वर्ग 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को 1710 रुपया प्रति वर्ष की दर से तथा वर्ग 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को 2150 रुपया प्रति वर्ष की दर से राशि उपलब्ध डीबीटी के माध्यम से कराई जा रही है। वर्ष 2023-24 में सभी आवासीय विद्यालय में भोजन जलपान सहित की व्यवस्था, विद्यालय परिसर की साफ सफाई, पोशाक धुलाई की सेवा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति, जिसे जीविका कहते हैं, संपोषित सामुदायिक संगठन के द्वारा कराई जाने का निर्णय लिया गया और तब से उसका सुविधा जीविका के माध्यम से दी जा रही है। इसके बाद छात्रावास योजना संचालित है इस विभाग के अंतर्गत। छात्रावास योजना में सभी छात्र छात्राओं को बेड, बर्तन, फर्नीचर, रसोईया इत्यादि जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। सरकार की यह सोच थी कि यदि छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को खाद्यान्न की भी
डोर स्टेप डिलीवरी के तहत इनके छात्रावास तक सीधे पहुंचा दिया जाए तो छात्रों को खाद्यान्न हेतु बाजार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा तथा वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा सकेंगे। इसे ध्यान में रखकर इन छात्रावासों में आवासीय अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रति माह 15 किलोग्राम मुफ्त अनाज जिसमें 9 किलो चावल 6 किलो गेहूं दिया जाता है। वर्ष 18-19 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति खाद्यान्न योजना लागू की गई। इसके अलावे महत्वपूर्ण योजना इस विभाग का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम 1989 नियम 1995 के अंतर्गत अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान किया जाना है। इसके तहत दर्ज शिकायतों के अनुश्रवण एवं पूर्णतः कंप्यूटरीकृत आधुनिक सुविधा युक्त कॉल सेंटर सहायता की स्थापना की गई। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष थानों की व्यवस्था की गई है। विधि विभाग के द्वारा इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्तर पर भी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है। अत्याचार के मामले में राहत अनुदान की राशि संशोधित नियम 2016 के आलोक में प्रदान की जा रही है। नियम 11 के तहत मामलों में सुनवाई के दौरान पीड़ित आश्रित गवाहों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता की भुगतान किया जा रहा है। आम जनता में जागरूकता फैलाने तथा व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है एवं विशिष्ट स्थानों पर होर्डिंग लगाने का काम किया जा रहा है जिससे प्रचार प्रसार हो सके। उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार नियम के अंतर्गत नियम 15(1) के उपबंध के प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2020-21 में योजना लागू की गई। इसमें हत्या के मामले में पात्र आश्रित को सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावे महादलित विकास मिशन की ओर से सामुदायिक वर्कशेड निर्माण योजना भी संचालित है जो प्रत्येक जिला में प्रत्येक वर्ष लक्ष्य के अनुरूप महादलित सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण कराया जाना होता है। इसके लिए क्राइटेरिया है जो पहला है कि 60 × 50 वर्ग फीट में यानी 3000 वर्ग फीट में एक महादलित सामुदायिक वर्कशेड का निर्माण कराया जाना है। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि जो जिस जगह पर ये बनेगा वहाँ महादलित टोले महादलित परिवार के कम से कम 100 परिवार हो और सदस्यों की संख्या 500 हो तो वहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा सकता है। जमीन जो है वो 3000 स्क्वायर फीट जो जमीन मिलना होता है वो समतल में हो, गड्ढा नहीं हो। प्रायः देखा जाता है कि NOCCO के द्वारा मिल तो जाता है लेकिन गड्ढा होने के चलते वहाँ पर निर्माण नहीं हो पाता है। निर्माण एजेंसी जो लाओ है वह जो है वहाँ नहीं कर पाती है जिसके चलते वो योजना पेंडिंग रह जाता है और उसमें परेशानी होती है। तो उसके लिए क्राइटेरिया के हिसाब से ज़मीन 3000 स्क्वायर फीट महादलित टोले में हो और उसके राउंड में 100 परिवार या 500 सदस्य की संख्या हो महादलित का और ज़मीन जो है समतल हो, गड्ढा या पानी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे ये सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाता है। इस जिले में अभी तक के जो इस बार जो लक्ष्य मिला है 7 है और यहाँ हम लोग प्रस्ताव भी अंचलाधिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग विभाग को भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार सामुदायिक भवन सह वर्षीय निर्माण योजना के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। इस तरह से और भी कई सारी योजनाएं हैं
जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, उसमें बीपीएससी और यूपीएससी, बीपीएससी के पीटी पास करने पर 50,000 रुपया और यूपीएससी के पीटी पास करने पर 1,00,000 रुपया एक मुश्त उनके खाते में दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चे जब पीटी पास कर गए हैं तो उन्हें मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी अच्छी तरह से करने के लिए ये राशि उनका सहयोग करेगा, मदद करेगा। इससे वो अपना घर से आश्रित नहीं रह करके अपना खुद का ये व्यवस्था करने में वो सक्षम रहेंगे और अच्छी तरह से व्यवस्था करके वो फाइनल तक पहुंचने में कामयाब होंगे। उसी प्रकार यूपीएससी में जो है कि नहीं 1,00,000 रुपया जो मिलता है, बच्चे पीटी जब पास करते हैं तो उसमें क्वालिटी, सरकार का उद्देश्य है कि उसमें क्वालिटी है और उसको उस क्वालिटी को निखारे, उस अपने लक्ष्य तक वो लक्ष्य को वो प्राप्त करे। इसके लिए वो राशि दी जाती है 1,00,000 रुपया, जिससे अपना कोचिंग या स्वयं से वो राशि का उपयोग करके पढ़ाई में उसका सहयोग ले सके। और इस प्रकार से वो अन्य भी सेवाएं जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, इस तरह का एसएससी के जो है उनमें भी राशि दी जाती है। तो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये सारे स्कीम हैं जो आज हम लोगों ने चर्चा किया और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।